तो हेलो बच्चों, हमारा नाम प्रदीप पाल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर। तो बताइए आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं क्लास 11th का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है समुच्चय और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सेट्स। तो प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन को आसान तरीके से इस वीडियो में हल करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि जो हम लेक्चर 1 और लेक्चर 2 समुच्चय के जो बताया हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम आप लोगों के लिए बेसिक चीज़ें बताया हूँ। और यदि आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको हम जो क्वेश्चन हल करा रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोग नहीं भी देखते हैं तब भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं। इसमें समुच्चय मतलब ये जो आपका 1 नंबर और 2 नंबर और सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए हम नहीं लिखे, तो और इसे मिटाकर लिख देंगे और उसे भी बताएंगे कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमें इनमें से बताना है कौन समुच्चय है, समुच्चय है कि नहीं, और औचित्य भी बताना है कि कैसे समुच्चय है। तो चलिए, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। पहला क्वेश्चन है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे से स्टार्ट, तो वर्ष मतलब एक साल में जो 12 माह होते हैं, इंग्लिश में जनवरी फरवरी से कहा जाता है ना, तो उसी में कि मतलब जे अक्षर से जो प्रारंभ होता है। जनवरी हो गया, जे से स्टार्ट हुआ, जनवरी हो गया, जनवरी हो गया। फरवरी यब से स्टार्ट हो रहा है, मार्च यम से, अप्रैल मई जून, जून आपका जे से शुरू हो रहा है, जून। जुलाई भी जे से स्टार्ट हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब ऐसे 3 महीने हैं जो जे अक्षर से स्टार्ट हो रहे हैं और ऐसे 11 अक्षर हैं, ऐसे 11 महीने हैं जो अलग अक्षरों से स्टार्ट हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया? जे अक्षर से। तो जे अक्षर से ऐसे 3 ही महीने हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी और जून जुलाई। तो औचित्य भी इसका बताना है, कह रहा है अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो औचित्य बताने के लिए आप इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, मझले ब्रैकेट में बंद करके आप यहाँ दर्शा दीजिए किसी नाम से, ABCD, कोई भी नाम करिए। तो आप देख रहे हैं, आपको स्वयं दिखता होगा कि ये समुच्चय है कि नहीं। आप लोग बताइए, क्या यह समुच्चय है कि नहीं? समुच्चय की तरह लग रहा है, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है, क्योंकि समुच्चय का कंडीशन ऐसा ही होता है। और समुच्चय में संग्रह का मतलब होता है समूह का बात किया जाता है। इसमें एक लोग तो नहीं, इसमें 3 लोग हैं, मतलब इसमें समूह है। तो क्या यह समुच्चय है? हाँ, यह समुच्चय है। तो आप लोग बता दीजिएगा यह समुच्चय है। औचित्य पूछेगा तो आप लोग ऐसे दर्शाकर बता दीजिएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। भारत के सबसे अधिक 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। कह रहा है भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। हमने इधर पिंटू को खड़ा किया, हमने पूछा पिंटू खड़े हो जाओ, बताओ कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। तो पिंटू ने बताया कि जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऐसे अन्य बताया। इधर हम चिंकू को खड़ा किए, तो चिंकू से पूछें कि बताओ चिंकू भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों के नाम। उन्होंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद, बालकृष्ण भट्ट, मतलब और अन्य बताया, और अन्य लेखकों का नाम बताया। तो क्या ये दोनों का निश्चित है? इसका कहना अलग है, इसका मानना अलग है और इसका भी मानना अलग है। तो क्या यह समुच्चय हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों लोगों का मानना अलग है, हर एक मनुष्य द्वारा मानना अलग है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। बताइए, पिंटू कह रहा है कि डॉक्टर जयशंकर प्रसाद और कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मतलब ऐसे अलग अलग बता रहे हैं। दोनों का निश्चित नहीं है कि यही 10 प्रतिभाशाली लेखक है, तो यह समुच्चय नहीं है। तो क्या लिखेंगे? यह समुच्चय नहीं है। तो आप औचित्य क्या बताकर लिखेंगे? औचित्य बताकर लिखेंगे, औचित्य यहाँ पर डालकर लिखिएगा, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि भारत के 10 प्रतिभाशाली 10 प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। मतलब कि क्योंकि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक अलग अलग हो सकते हैं। हमने दोनों से पूछा, दोनों का कहना अलग है, उनका मानना अलग है, वो मान रहे हैं दूसरे लेखक को और ये मान रहे हैं दूसरे लेखक को। तो क्या यह निश्चित नहीं है, इसलिए यह क्या समुच्चय नहीं है। तो आप लोग समुच्चय भी समझे होंगे किसे कहते हैं। ऐसा शब्द जो निश्चित हो और हर एक मनुष्य द्वारा एक ही हो। ये एक ही नहीं हो रहा है, इसलिए समुच्चय नहीं है। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप लोगों को एकदम बेसिक चीज़ें से एकदम बताते आ रहा हूँ और आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह 11 बल्लेबाजों का संग्रह यदि जिस प्रश्न में संग्रह का बात ना हो तो वह समुच्चय हो ही नहीं सकता, क्योंकि समूह का बात उसमें चल ही नहीं रहा है, इसलिए वह नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन है कि संग्रह कह रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो हमने इस बार पिंकी को खड़ा किया। तो पिंकी से पूछा कि बताओ कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम। उन्होंने बताया कि पिंकी ने बताया तो कहा कि वो रोहित शर्मा। हम कहें कैसे, क्योंकि वो कह रही है कि रोहित शर्मा आते ही छक्का मार देते हैं और महेंद्र सिंह धोनी वे भी छक्का मार देते हैं। फिर हमने इधर टिंकू को खड़ा किया। टिंकू से पूछा कि टिंकू बताओ विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों के नाम। उन्होंने बताया कि विराट कोहली फुल टॉस छक्का मारते हैं, रोहित शर्मा फुल टॉस छक्का मारते हैं। मतलब ये भी क्या हो रहा है, अलग अलग। पिंटू का कहना अलग है और रिंकी का कहना अलग है। मतलब दोनों लोगों का फिर भी निश्चित नहीं है। तो क्या यह समुच्चय हो सकता है? समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि इनका कहना अलग है। यदि इनका कहना और इनका कहना, दोनों का कहना एक ही होता, निश्चित होता कि हाँ यही है सर्वश्रेष्ठ, तो क्या यह समुच्चय हो सकता था। लेकिन यह समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि दोनों का आप देख रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं हमारे पसंद तो वो है, वे आते ही छक्का मारते हैं। उनको क्या पसंद है, उनको चौका पसंद है। तो रोहित शर्मा चौका मारते हैं तो कहते हैं अच्छे हैं। मतलब अलग अलग इन लोगों का चल रहा है। तो यह क्या समुच्चय नहीं होगा। क्या होगा, ये समुच्चय नहीं होगा। तो हमने औचित्य में क्या लिखा था, लिखेंगे जो हमने उसमें लिखा था उसी कैटेगरी से इसमें भी लिखेंगे। लिखना है कि क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज
11 बल्लेबाज अलग 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 हो सकते हैं। क्योंकि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज अलग अलग हो सकते हैं। क्यों? इनका मानना अलग है और इनका मानना अलग है। यदि हम किसी और से पूछें तो वे भी कहेंगे अलग है, वे भी दूसरा बताएंगे, मतलब मानना अलग हो रहा है, निश्चित भी नहीं है। तो क्या समुच्चय नहीं होगा? तो आपको इतना भी समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हम आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से बताते चलेंगे, आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। यदि कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप लोग हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है? आपकी कक्षा के आपकी कक्षा के आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह कह रहा है, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो क्या यह समुच्चय हो सकता है कि नहीं, आप बताइए। हाँ, यह समुच्चय हो सकता है। आपके माइंड में कंफ्यूज हो रहा होगा कि यह समुच्चय कैसे होगा। यह समुच्चय होगा कैसे? यदि जो बच्चा हमारा वीडियो देख रहा होगा, यदि हम उससे पूछें, बताओ तुम्हारे कक्षा के बालक, सभी बालक, तो वे क्या बताएगा? जितने उसके कक्षा में बालक हैं उतने बताएगा। यदि उसी कक्षा के दूसरे लड़के से पूछें तो वे भी क्या बताएगा? 44 45, मतलब जितने बच्चे हैं उतने बताएगा, कहेगा 45। तो फिर दूसरे लड़का से पूछे जो हमारा वीडियो देख रहा है, तो उससे पूछे तो क्या कहेगा? हाँ 45। मतलब दोनों, मतलब हर एक बच्चे का, बालकों का कहना अलग है और यह निश्चित भी है कि 45 या मतलब जितने भी होंगे। हमको तो मालूम नहीं है कि कितने हैं, तो लेकिन आप जो कह रहे हैं हम उसे मानेंगे। तो क्या यह समुच्चय होगा? हाँ होगा समुच्चय। समझ में आया? क्योंकि जो बच्चा हमारा वीडियो देख रहा है हमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कक्षा के बालक, सभी बालक, तो क्या बताया? रिंकू, पिंकू, टिंकू, मतलब ऐसा नाम बताया। और किसी से पूछें तो उस क्लास में है रिंकू, पिंकू, टिंकू, तो क्या ये सब हैं? ये समुच्चय होगा। कुछ हम बच्चे के नाम लिख देते हैं। औचित्य में क्या लिखेंगे आप? अब बच्चों का नाम दर्शा के लिख दीजिए। हम लिख दिया राम, राम मान लीजिए है, श्याम है, और राम, श्याम, ध्यान, ये सब छात्र हैं, बालक हैं। जिस कक्षा के हमने पूछा उस कक्षा के बालक हैं। उसी लड़के से और पूछा तो भी बताया राम, श्याम, ध्यान है, ये सभी छात्र हैं। तो ये क्या समुच्चय हो सकता है? हाँ, ये समुच्चय है। हमने आपको बताया ये समुच्चय है। तो चलिए अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है? 5वां क्वेश्चन है 100 से कम, 100 से कम सभी प्राकृतिक, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, संख्याओं का संग्रह, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, प्राकृतिक संख्याओं का पूछ रहा है। और हम आपको एक बात और बता देते हैं कि यदि आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसी सभी संख्याएं याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को नहीं कह रहे हैं
हम इस बुक के जो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि सभी सम संख्याओं का संग्रह, तो आपको मालूम रहेगा तब ना आप लिखेंगे। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं आप जितने मैंने संख्या बताए हैं उतना आप सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। कह रहा है सभी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? यदि आपको ना याद है तो आप कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? 100 से कम पर सभी प्राकृतिक संख्या। 100 से कम कौन कौन होंगे? 1 से तो स्टार्ट होंगे और 99 से अंदर ही रहेंगे। ये क्या है? 1 से 100 तक के से कम सभी प्राकृतिक संख्या है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? औचित्य में क्या लिखेंगे? औचित्य में लिखेंगे आप संख्या का नाम दे दीजिए, हमने कहा बी दे दीजिए, चाहे जो भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए 100 से कम 1 2 3 4 5। अब कौन बार बार लिखता जाए? केवल यहाँ पर 3 बिंदु लगा दीजिए। 3 बिंदु लगा करके डैश दे करके 100 से कम प्राकृतिक संख्या 100 से कम क्या होगा? 99 होगा। तो आप यहाँ पर 99 लिख दीजिए और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। तो ये क्या हुआ? आपका समुच्चय बनकर तैयार। मतलब 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या है। तो ये क्या है? समुच्चय हो सकता है? हाँ होगा समुच्चय, क्योंकि समूह का बात हो रहा है और यह निश्चित भी है कि एक से ये प्राकृतिक 100 से कम। यदि हम किसी और बच्चा से पूछते हैं कि बताओ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, उन्होंने भी बताएगा यही। यदि हम यदि पूछते हैं और बच्चे से कि बताओ 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, तो क्या वो ABCD बताएगा? नहीं, यही संख्या बताएगा। किसी से हम पूछते हैं क ख, तो क्या बताएगा? ABCD बताएगा? नहीं, क ख ही बताएगा। मतलब जो मैं पूछूंगा वही बताएगा। तो और जो यदि हम अलग बच्चे से वही पूछे तो वह भी बच्चा वही बताएगा। यह क्या है? निश्चित है। यह निश्चित है कि यही संख्या होती है। इसके जगह पर हम ये थोड़े लिख सकते हैं ABCD। प्रश्न क्या पूछा है? 100 से कम, तो हमने 100 से कम लिखा। और यह निश्चित भी है कि यही होती है। किसी और बच्चे से पूछिए, वो भी कहेगा हाँ यही सर होता है। तो यह क्या है? समुच्चय है। तो छठवां क्वेश्चन करते हैं यार। छठवां क्वेश्चन क्या है? आप लोगों को एकदम हम आसान तरीके से बताते चलेंगे, बता भी रहे हैं, और आप लोग हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट ना हो। छठवां क्या है? लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, उपन्यासों का संग्रह लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र का पूछा जा रहा है, तो यह क्या समुच्चय है? आप लोग बताइए, यह क्या समुच्चय है? हाँ यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। आप लोग का भी जवाब है सही, क्योंकि यह समुच्चय आप लोगों के मन में भी डाउट नहीं है। आप लोगों को एकदम क्लियर है कि यह समुच्चय है। अब हम बता दें आपको कैसे। यदि हम किसी बच्चा से पूछते हैं कि बताओ प्रेमचंद्र के उपन्यासों का संग्रह, उपन्यास बताओ, प्रेमचंद्र का उपन्यास बताओ, उन्होंने बताएगा प्रेमचंद्र का ही ना। जयशंकर प्रसाद को तो नहीं बताएगा ना, प्रेमचंद्र का ही बताएगा ना। तो क्या यह समुच्चय हो सकता है? है समुच्चय। किसी और लड़के से पूछें, बताओ प्रेमचंद्र के उपन्यासों का, बताओ प्रेमचंद्र का उपन्यास, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं बताएगा ना, प्रेमचंद्र का ही बताएगा। तो क्या यह समुच्चय है? हाँ यह समुच्चय। तो आप क्या लिखेंगे? औचित्य क्या बताएंगे? औचित्य आप यहाँ पर नाम दर्शा के, यहाँ पर मझला ब्रैकेट, जो सभी प्रेमचंद्र की उपन्यास है आप वहां लिख दीजिए। नहीं मालूम तो आप लिख दीजिए प्रेमचंद्र
प्रेमचंद्र मत लिखिए, आप सीधे आप क्वेश्चन को पढ़े हुए हैं, क्वेश्चन के नीचे लिख दीजिए, आंसर लिखिएगा आप सभी उपन्यास, सभी उपन्यास। 4 उपन्यास होंगे तो 4 लिखेंगे, इसमें मतलब सभी उपन्यास हो गए जितने हैं। 4 ठो है तो 4 ही ठो बताएंगे कि 10 ठो बताएंगे? नहीं, 4 ही ठो बताएंगे। तो क्या ये समुच्चय है? हाँ, समुच्चय है। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, सभी सम पूर्णांकों, पूर्णांक संख्या तो जानते ही हैं कि 0 से स्टार्ट होती है। सम संख्या भी जानते हैं कि 2, 4, 6, 8, मतलब जो 2 से विभाजित हो जाती है संख्या, वह सम संख्या कहलाती है। इसमें पूछा है सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम संख्या कौन कौन सी होती है, और पूर्णांक संख्या में कौन कौन क्या होते हैं? उसमें धन और ऋण दोनों होते हैं, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो यहाँ पर आपको धन ना ही पूछा है ना ही ऋण पूछा है, केवल पूछा है पूर्णांक बताइए। तो पूर्णांक में आप धन और ऋण दोनों लिखेंगे। तो आप औचित्य क्या बताएंगे? आप नाम दर्शाकर लिखेंगे। सम पूर्णांक 0 होगा। सम पूर्णांक पूछा है तो आपका 0 नहीं होगा। आप सम संख्या जानते हैं, 2 होती है, 4, 6। फिर आप लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिएगा -2, -4, -6। फिर आप यहाँ पर डैश देकर 3 बिंदु लगा दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब कि और संख्याएं हैं भी, यहाँ पर भी आपको चाहिएगा। यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया, धन्यवाद बच्चे, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगी, और यहाँ पर डैश देकर 3 बिंदु लगा दीजिए। 3 बिंदु लगाने के बाद फिर डैश दीजिए। फिर 2 -2 अब लिखिएगा, अब धन वाला लिखिए, अब ऋण वाला लिखिए। -4 लिखिएगा, -6। फिर यहाँ पर डैश देकर 3 बिंदु लगा दीजिए, फिर इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो मतलब ये धन वाला भी अनंत तक है और ऋण वाला भी अनंत तक है। क्या है? सम पूर्णांक, सब अनंत तक है। तो यह क्या समुच्चय हो सकता है? हाँ, यह समुच्चय होगा, यह समुच्चय होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को समझ में भी आता चला जा रहा है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन को चलिए हल करते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, और आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे मन में भी भरोसा आए कि बच्चे को समझ में आ रहा है। तो चलिए हम 8वां क्वेश्चन हल करते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है? इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह कर रहा है। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, तो क्या है? समुच्चय होगा? आप लोग बताइए। हाँ, यह समुच्चय होगा। अब हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग बताइए कैसे।
कैसे यह समुच्चय हो सकता है? आपने आप बता रहे हैं कि इस अध्याय में आने वाले जो चैप्टर 1 है समुच्चय, इस अध्याय में आने वाले टोटल हमने गिन कर बताया 20 है। हमने राइट नहीं बताया, हमने आपको मान कर बताया है 20 प्रश्न है। कोई और बच्चा गिना प्रश्न, वो भी कर रहा है 20 ही है। क्या 21 तो नहीं गिनेगा ना? 20 ही प्रश्न है तो 21 कैसे गिनेगा? तो क्या 20 ही प्रश्न है तो क्या समुच्चय होगा? हाँ समुच्चय हो, क्योंकि इसमें निश्चित भी है कि 20 ही क्वेश्चन है। आप लोग ये निश्चित मत मानिएगा कि हमने क्वेश्चन गिन के आया है, हमने क्वेश्चन नहीं गिना है। हमने आपको केवल ऐसे बता रहे हैं मानकर, और आप गिनिए जितने प्रश्न हैं। यदि किसी और लड़के से पूछिए तो वह भी उतना ही बताएगा क्वेश्चन। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग औचित्य में क्या लिखेंगे? औचित्य में लिखेंगे BA बराबर इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्न, आने वाले सभी प्रश्न, सभी प्रश्न, सभी प्रश्न। तो यह क्या समुच्चय बन गया? हाँ यह समुच्चय है। और हम आप लोगों को धीरे धीरे एकदम पढ़ाते चलेंगे। आपका कोई भी हम टॉपिक छोड़ते नहीं चलेंगे। यदि आप लोगों को जहाँ पर समझ में न आए, आप लोग जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए हम 9वां क्वेश्चन हल करते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है? आप लोग जरूर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा। 9वां क्वेश्चन क्या है? 9वां है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों, खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो क्या समुच्चय है? यह समुच्चय नहीं है। अब हम बताते हैं आपको कैसे यह समुच्चय नहीं। हमने बुलाया मछुआरा को, हमने कहा कि आपको मछली से डर लगता है? उन्होंने कहा नहीं, जाल लगाओ, फेंको और पकड़ो, खाओ। कहाँ डर लगी? नहीं डर लगी। हमने बुलाया मधुमक्खी वाले को, हमने कहा मधुमक्खी से डर लगता है? उन्होंने कहा नहीं, बस लकड़ी में थोड़ा वो कपड़ा लपेट कर आग धरा कर उसमें वहाँ हिरका दिए, सब मधुमक्खी भाग जाएंगे, वहाँ के आप शहद ले लीजिए। मधुमक्खी से डर नहीं लगा। यदि हमसे कोई कहे कि मधुमक्खी से डर लगता है, हम कहेंगे हाँ हमें डर लगता है। तो इस खतरनाक जो है आपका, ये खतरनाक का मतलब हर एक के लिए अलग अलग है। मछुआरा वाले को मछुआरा से मछली से डर नहीं लग रहा है, मधुमक्खी वाले को मधुमक्खी से डर नहीं लग रहा है, और हमारे जैसे व्यक्तियों को हर एक चीज़ों से डर लग रहा है। तो क्या इसका मतलब है हर एक के लिए अलग अलग है। किसी को डर लग रहा है, किसी को नहीं। कोई खतरनाक जानवर है, कोई किसी के लिए खतरनाक जानवर नहीं है। तो क्या समुच्चय है? नहीं है समुच्चय। इसी के कारण ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि किसी को डर लगता है मछली से, किसी को मछली से डर नहीं लगता है। किसी को मधुमक्खी से डर लगता है तो किसी को मधुमक्खी से डर नहीं लगता है। यह भी निश्चित नहीं है। तो यह समुच्चय नहीं है। तो अब हम चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये सारे क्वेश्चन हो गए, पहले के जो 9 क्वेश्चन थे ये हो गए। तो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है?
दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है कि मान लीजिए ए बराबर, आपका समुच्चय यहाँ दिया है, देखिए कह रहा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके संख्या आपको दे दिया और कह रहा है रिक्त स्थानों में, कह रहा है रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रत्येक उपयुक्त प्रत्येक ये चिन्ह कहा है, अथवा ये चिन्ह भरिए, ये आपका रिक्त स्थान है, भरिए। तो आपका ए वाला, ए क्या है, ए है 5 है और खाली स्थान ए कहाँ है। फिर बी वाला ऑप्शन क्या है, 8 है, खाली स्थान ए है। फिर आपका सी वाला ऑप्शन है 0, खाली स्थान ए। आपका डी वाला है, डी है 4, खाली स्थान ए है। आपका ई वाला है 2, खाली स्थान ए है। और एफ वाला है 10, खाली स्थान ए है। ये आपको रिक्त स्थान दिया है और कहा है कि इस चिन्ह से भरिए। इस चिन्ह का मतलब बता देते हैं आपको, हमने पिछली वीडियो में ही बताया है और आज भी आप इसे जान लीजिए। इस चिन्ह को कहते हैं बिलोंग्स टू, और हिंदी में कहते हैं एप्सिलॉन। हिंदी में क्या कहते हैं, एप्सिलॉन, हिंदी में कहते हैं एप्सिलॉन। और इस चिन्ह को कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। और इस चिन्ह का मतलब होता है, इसको कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू। इस चिन्ह का मतलब होता है में है, अवयव है, सदस्य है। इसका मतलब होता है में नहीं, अवयव नहीं है। इन चिन्हों का मतलब होता है, ये आपका बिलोंग्स टू है और ये नॉट बिलोंग्स टू है। दोनों चिन्ह का प्रयोग इसमें भरना है। आपको लिखा है आप 5 और खाली स्थान ए दिया है। ए देखिए आपके सभी में दिया है। ये इसी क्वेश्चन के आधारित पर सभी क्वेश्चन है। तो लिखा है 5, यहाँ पर कौन सा चिन्ह उपयोग होगा आपको देखना है कि ये जो ए वाला है इसमें 5 है कि नहीं, 5 है कि नहीं बताइए, है। तो आप कौन सा चिन्ह भरेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, बिलोंग्स टू का हमने भर दिया, बिलोंग्स टू का भरेंगे चिन्ह। इसका मतलब हो गया 5 समुच्चय ए में है। आप देख रहे हैं समुच्चय ये है, ए वाला समुच्चय है और इसमें 5 है, और 5 देख रहे हैं इसमें 5 है, 6 तक है संख्या। यदि जिनमें ये देखिए 8 आ गया, दूसरा है 8, यहाँ कौन सा चिन्ह उपयोग होगा, यहाँ नॉट बिलोंग्स टू होगा। इसका मतलब है कि 8 समुच्चय ए में नहीं है, यहाँ 8 कहाँ है, नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ये चिन्ह प्रयोग होगा। अब इसके बाद देखिए सी वाला, अब कह रहा है 0, बताइए 0 है कि नहीं समुच्चय में, नहीं है,
तो आप लगा दीजिए नॉट बिलोंग्स टू। अब बताइए 4 समुच्चय ए में है कि नहीं? हाँ है 4, तो आप लगाइए बिलोंग्स टू केवल। अब ई में बताइए 2a में 2 समुच्चय ए में है कि नहीं? हाँ है, तो आप बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाइए। अब कह रहा है 10 समुच्चय ए में है कि नहीं? नहीं है, कहाँ 6 ही तक संख्या है, तो कहाँ 10 है? नहीं है, तो आप यहाँ नॉट बिलोंग्स टू। आप देख रहे हैं कि ए वाला और डी वाला और ई वाला सब ये क्या है? ये बिलोंग्स टू वाला चिन्ह है, मतलब इतना आपके इसमें ये समुच्चय में है। और ये बी सी और एफ समुच्चय में नहीं है, तो ये आपका रिक्त स्थान था। और आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत भारी भी बन सकता है। बहुत बच्चे बहुत बच्चे कंफ्यूज में गलत चिन्ह भर देते हैं। जरूर आप लोग इस क्वेश्चन पे के आधार पर इस चिन्ह को भरिएगा। तो देख रहे हैं इसमें 5, इसका मतलब है 5 ए में है कि नहीं बताइए। यदि होगा तो ये चिन्ह भरिए, यदि नहीं होगा तो ये चिन्ह भरिए। देख रहे हैं आप 5 इसमें है, तो आपको इस चिन्ह भरना पड़ेगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि हमसे भी कहीं पर गलती होती है तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोग जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसी के आधारित पर 1.1 के एक्सरसाइज है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप में लिखना है। तो आपका पहला क्या है? पहला है, नाम दिया है ए बराबर, मझला ब्रेक लगा है, यक्स, ये कोलन का चिन्ह लगाया है, फिर यक्स, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, और -3 यक्स 7 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। कह रहा है कि इसे आप रोस्टर रूप में लिखिए। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। आपने जरूर से अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। तो हम क्वेश्चन को करते हैं और आपको इसमें भी समझ में आ जाएगा। रोस्टर रूप में कैसे लिखना होता है? आप यहाँ पर लिखिए रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाएगा? कह रहा है यक्स कोलन यक्स एक पूर्णांक है जिसमें माइनस और प्लस दोनों है। देखिए पूर्णांक का -3, यक्स का मान -3 से छोटा और यक्स का मान 7 से छोटा, दोनों कह रहे हैं छोटे मान है, छोटा, 7 से छोटा और -3 से छोटा। तो कौन कौन संख्या होती है? नाम दे दीजिए ए बराबर मझला ब्रैकेट। कह रहा है -3 से छोटा कौन संख्या होगी? -2 होगी, -1 होगी। कह रहा है 7 से छोटा कौन संख्या होगी? 1 होगा, 2 होगा, नहीं यहाँ 0 भी होगा, 0 होगा, 1, 2, 3,
4, 5, 6, ये सब क्या है 7 से छोटा है। और प्लस में कहा है और ये माइनस में कहा तो -2, -1, -3 से छोटे संख्या। तो यह क्या तैयार हुआ रोस्टर रूप में। ऐसे यदि आप जब लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं रोस्टर रूप। ये किसके रूप में है रोस्टर रूप में है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। कह रहा है -3 से छोटा और 7 से छोटा। तो हमने -3 से -2 -1 और 7 से छोटा 0 1 2 3 4 5 6 है। फिर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि b बराबर आपका प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन है। कराए यक्स कोलन यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। और आपको आप ये बताइए कि जो ये क्वेश्चन है आपका, ये किसके रूप में है? रोस्टर रूप में है। रोस्टर रूप में तो हमें कह रहा है लिखने के लिए, तो ये किस रूप में है? ये आपका समुच्चय निर्माण रूप में है। कह रहा है समुच्चय निर्माण रूप में है क्वेश्चन, इसे रोस्टर रूप में लिखिए। तो चलिए रोस्टर रूप में लिखते हैं। आप हल डालकर लिखेंगे रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में लिखें तो क्या यहाँ पर b कहा है, तो हमने b बोला, बराबर नाम दे दिया। क्या कह रहा है 6 से कम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन ये 6 से कम ही कह रहा है। तो 6 से कम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये सभी क्या है 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो ये जो लिखा हुआ है रोस्टर रूप। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता होगा, तो आप लोग जरूर ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो चलते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। यक्स कोलन करा सी बराबर यक्स कोलन का चिन्ह है यक्स, 2 अंकों की एक 2 अंकों की एक 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिनका योगफल 8, जिनके अंकों का योगफल 8 है, जिनके अंकों का योगफल 8 है। कह रहा है यक्स कोलन यक्स 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है, 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। मतलब जैसे 2 अंकों की संख्या है, योगफल का मतलब जानते हैं जोड़ना। तो 2 अंक ऐसा लीजिए जोड़ने पर 8 है।
तो हमने लिया 7 + 1 लिया तो क्या हुआ 8 हुआ। हमने अब 6 + 2 लिया तो क्या हुआ तब भी 8 हुआ। हमने 5 + 3 लिया तो क्या हुआ 8 ही हुआ। हमने 4 + 2 लिया क्या हुआ 8 हुआ। 4 2 6 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा। फिर 5 + फिर 3 + 5 लिया तो क्या हुआ 8 हुआ। फिर हमने 2 + 6 लिया क्या हुआ 8 हुआ। फिर हम 1 + 7 लिए क्या हुआ 8 हुआ। फिर 8 + 0 लेंगे तो क्या होगा 8 होगा। मतलब सभी के क्या है जोड़ने पर 8 है। तो ऐसी क्या है दो अंकों की ऐसी संख्या है ये जिनका योगफल 8 है अंकों का। तो इसी को सभी को लिख दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में वहाँ कहाँ है 2 अंकों की, 2 अंकों की कहाँ है। तो आप सी डालकर ऑप्शन फिर मसला ब्रैकेट लगा करके 2 अंकों की कहाँ है 7 1 क्या होगा 8। हमने वहाँ जो प्लस लगाया था वो आप मन लगाइएगा। यहाँ पर जैसे हमने इसे हल करना है उसे आप कीजिएगा। यहाँ पर ऐसे 7 1 8 हो जाएगा, फिर कामा लगा दीजिए। 6 और 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, हाँ हो जाएगा। फिर आपका 5 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, जोड़ने पर 8 ही आ रहा है। 4 और 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आपका 3 और 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब 2 अंकों की देखिए सभी संख्याएं हैं, हमने प्लस नहीं लगाया है बीच में, सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा। ऐसे मत जोड़िएगा 71 72 अरे 71 62 53 ऐसे मत जोड़िएगा। केवल आप 2 अंक को जोड़िए 7 1 8 6 2 8 5 3 8 4 4 8 5 3 8। फिर आप 2 और क्या जोड़ेंगे 2 और 6 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर 1 और 7 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आपका 0 और 8 क्या हो जाएगा 8 ही होगा। होगा कि नहीं, हाँ 8 होगा। तो ऐसे क्या है 2 अंकों की संख्या ये सभी है, जोड़ने पर 8 आ रहा है। तो यह रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। हम आप लोगों को एकदम आसान से आसान बताते चलेंगे, आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग हमारे वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। चौथा क्या है, चौथा है कि d बराबर x कोलन x एक अभाज्य संख्या है। x कोलन x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जो संख्या 6 के भाजक है, जो संख्या 6 के भाजक है, कह रहा है x कोलन x एक अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य संख्या है जो संख्या 6 के भाजक है। अभाज्य भी कह रहा है और 6 के भाजक भी है, 6 के नहीं 60 के भाजक है। गलत हो गया, सॉरी बच्चे, थोड़ी मिस्टेक तो हो ही जाती है। 60 के भाजक है, हमने क्वेश्चन को नहीं ध्यान दिया। 6 के भाजक है, अरे 60 के भाजक है, मिस्टेक तभी हो जा रहा है। तो कह रहा है अभाज्य संख्या भी है और 60 के भाजक है और 60 विभाजित भी है। तो कौन संख्या हो सकती है, अभाज्य संख्या भी रहे, लेकिन ध्यान में रहे आपके यहाँ पर लिखिए रोस्टर रूप में, आप लोग इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। रोस्टर रूप में हल डालकर लिखिएगा रोस्टर रूप में। कह रहा है 60 भाजक है, आपका d बराबर क्या हो जाएगा, ये सर 2 से 2 आपकी अभाज्य संख्या है, 2 से भी 60 विभाजित है।
अभाज्य संख्या 3 भी है तो 3 से भी 60 विभाजित है। अभाज्य संख्या 5 भी है तो क्या 60 विभाजित है 5 से भी। अब आप कहेंगे सर 6 से भी विभाजित होगा, लेकिन 6 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। आप कहेंगे सर इसके बाद 10 से भी होगा, लेकिन 10 आपका अभाज्य संख्या नहीं। 12 से भी 60 विभाजित होगा, लेकिन वह अभाज्य संख्या नहीं। तो आपकी यही जो संख्या है, यही ऐसी संख्या है जो 60 को भाजक कर दे रही हैं, विभाजित कर दे रही हैं। आपके यहाँ पर 1 भी होगा, 1 2 3 5 ऐसी संख्या सब क्या है 60 के विभाजित है। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक के अनुसार देख लीजिए, यही आएंगे ट्रिक। 60 का गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड 2 से काटेंगे 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 आएगा, फिर 5 एकदम 5। आप देख रहे ये जो दो बार आया है, एक बार लिख दीजिए, फिर 3 से 3 से, फिर 5 से 5 से, फिर 1। तो क्या देख रहे हैं, यही जो हमने उतारा यही चीज यहाँ पर भी है। मतलब ये सभी ऐसी संख्याएं जो 60 को भाजक कर दे रहे हैं, विभाजित कर दे रहे हैं, और वह भी यह संख्या अभाज्य संख्या है। ये समझ में आया? हाँ, आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आप लोग बच्चे हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? कह रहा है ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द को रोस्टर रूप में लिखिए। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी क्या लिखा हुआ? ट्रिग्नोमेट्री के शब्दों के सभी अक्षरों का समुच्चय, शब्दों के अक्षरों का समुच्चय, समुच्चय। इसको हमें अब ये नहीं कहा कि रोस्टर रूप में लिखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न लिखा हुआ है, लेकिन इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसे रोस्टर रूप में लिखना है आपको, यहाँ कहा है रोस्टर रूप में लिखने के लिए, तो आप रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे? लिखेंगे रोस्टर रूप में। ट्रिग्नोमेट्री तो आप क्या लिखेंगे? ई बराबर, मतलब अब आपको इसमें यह ध्यान देना है, हमने आपको पहले भी बताया है, जो बात अभी बता रहा कि जो इसमें आपको इसमें अक्षर जितने हैं, इसमें डबल भी अक्षर होंगे, जैसे टी यहाँ पर भी, टी यहाँ पर, आर इसमें, आर यहाँ पर भी। मतलब इन जो इतना पूरा ट्रिग्नोमेट्री अक्षर है, इसमें 2 बार टी है और 2 बार आर है और 2 बार ओ है। इस पर ध्यान देना है ये कि आपको सभी अक्षरों को एक बार ही लिखना है, डबलिंग नहीं करना है। यदि डबलिंग कर देते हैं तो आपका समुच्चय जो ये रोस्टर रूप में लिख रहे हैं गलत हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? टी लिख दिए, आर, आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर इस ओ को छोड़ दीजिए, फिर यम, फिर ई, टी लिखा हुआ है, आर भी लिखा हुआ, केवल वाई लिख दीजिए। तो ये आपका क्या हुआ? रोस्टर रूप में। आपको रोस्टर रूप में केवल यही ध्यान देना है कि इसमें अक्षर रिपीट, इसमें देखिए कहीं पे रिपीट है, इसमें तो रिपीट है, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। यदि आप रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो ये आपका रोस्टर रूप तैयार हो गया। अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। ये आपका जो क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट है, क्योंकि आपका वीडियो भी काफ़ी समय का हो गया है, इसलिए हम एक क्वेश्चन को बता करके और जो क्वेश्चन बचते हैं उन्हें कल की वीडियो में बताएंगे।
जो छठवां क्वेश्चन है, छठवां है एफ बराबर क्या है, एफ बराबर बेटर, बी है, ई है, टी है, टी है, ई आर। बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, शब्द के अक्षरों का समुच्चय, अक्षरों का समुच्चय, समुच्चय। तो आपको रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो क्या लिखेंगे, एफ बराबर, आपको समझ में आ गया, बार बार नहीं समझाना होगा। लिखेंगे बी ई टी आर, क्या होगा, तैयार होगा रोस्टर रूप। तो आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी के बाद वीडियो हमारा समाप्त होता है। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद बच्चे। यदि हमने जो आपको आज की वीडियो में बताया है, यदि आपको जहाँ पर न समझ में आए, आप लोग वहाँ पर हमें जरूर सूचित कीजिएगा। तो धन्यवाद बच्चे, आज की वीडियो समाप्त होती है।